कब तक मिलेगा हक, कब तक मिलेगा इंसाफ। हैश कोटरंका किलिंग्स जो अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर हर युवा के नाम पे हैं। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक युवा इस पे हक इंसाफ चाहता है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो जितने भी लीडर्स हैं उनकी भी अब आवाज़ें जो हैं वो कोटरंका किलिंग्स पे बड़े पैमाने पे उठ रही हैं। और कहीं ना कहीं जो कोटरंका किलिंग्स हुई है उससे ये दर्शाता है कि उन मासूमों पे बड़े पैमाने पे जुल्म हुआ है। और क्या ये जो जुल्म हुआ है, इस जुल्म और ज़्यादती के बाद अब जो डेड बॉडीज़ हैं क्या वो फैमिली को वापस दी जा रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो फैमिली है वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रही है और एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात को टाल मटोल कर रही है। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जावेद राना साहब मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा कद भी है इनका, और अभी हालिया एक दौरा कोटरंका में करके आए हुए हैं। उस गांव में गए हैं, उस तहसील में गए, उस जगह पे गए, उस घर में गए, उन लोगों के दुख सुख में शामिल होकर आए हैं। इनसे ही जानेंगे कि क्या है सच्चाई। फ़िलहाल हमारे पास पहला जो एक सबूत है, हम ऐसे कहेंगे कि वो जावेद राना साहब हैं जो वहाँ पर मिल कर आए हैं, जो उन लोगों से बातचीत करके आए हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या है हकीकत। जो कहा जा रहा है कि 16 को बच्चे गए थे, 17 को बच्चे मिसिंग हो गए थे, 18 को इनकाउंटर होता है, तो इसमें क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? आप घर वालों से मिले हैं, क्या लगता है इन बच्चों पे जुल्म ज़्यादती हुई है? और अगर हुई है तो उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है, आपको लग रहा है राना साहब क्या वो सही कर रही है? इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं मुख्तसर तरीके से आपके सामने लाऊंगा जी। पहली बात तो ये कि ये 3 बच्चे जो वहाँ हमारे जिनकी किलिंग हुई है, उनमें से एक बच्चा जो है पहले वहाँ मजदूरी करता था और किराए पे एक कमरा लेके रहता था। तो जो दूसरे बच्चे थे, मैंने देखा कि एक बच्चा जो है उसमें एक जो शादीशुदा था, जिसका एक कोई 10 महीने का गालून बच्चा भी है उसकी बीवी के गोद में, वो अपना मकान तामीर कर रहा था। मैंने देखा एक पक्का मकान जो है वो अपना एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उस सिलसिले में उसने कहा कि भाई एक तो ये मकान के इस हवाले से उसने बात की उसके वालिद ने कि हमारे पास पैसा वैसा नहीं था, और दूसरा उसने बच्चे ने जो है 12th पास की थी अच्छे नंबर लेके, तो उसका आगे एजुकेशन लेने का भी प्रोग्राम था। तो कुल मिला के उन्होंने ये सोचा कि जो भाई उसका वहाँ था उसने कहा आप आ जाइए, यहाँ आजकल 1500-2000 रुपया जो है दिहाड़ी मिल रही है, तो आप 1-1.5 महीना काम कीजिए, पैसा वैसा कुछ आपको मिलेगा और आगे जाके आप अपना जो पेंडिंग काम है वो करिए। 16 को ये गए हैं, 17 को शाम को इनकी वालिदैन के साथ बात हुई है और कहते हैं कि बात करते करते फ़ोन कट गया था। उसके बाद 17 जुलाई के बाद इनकी आपस में कोई बात नहीं हुई और इन्होंने ये सोचा कि ये शायद आजकल यहाँ से गए थे तो क्वारंटीन सेंटर में कहीं इनको भेज दिया है वगैरह वगैरह, जो आज माहौल की बात के मुताबिक उन्होंने एक अंदाज़ा किया। लेकिन जब ये किलिंग हुई उसके बाद जब वो फ़ोटोग्राफ्स आए, उस वक्त वालिदैन को ये पता चला कि ये तो हमारे बच्चे हैं जिनके ये फ़ोटो दिखा रहे हैं। तो एक तो ये बात वहाँ जाके मुझे देखने में मिली, सुनने में मिली। दूसरा ये था कि वहाँ लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा है, वहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि लोगों ने कहा कि हमने देश के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बाकी उन लोगों के कुछ लोग तो वहाँ के जवान जो हैं करगिल वार में भी पार्टिसिपेट किया और ऐसे भी मेहनत मजदूरी करते हैं लोग। मैंने देखा कि लोगों का जो ज़रिया माश है वो मजदूरी पेशा लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ज़्यादा लोग जो हैं वो मुलाज़मत में नहीं हैं। कुल मिला के मैं कहूँगा कि उन लोगों में गरीबी काफ़ी है। तो बड़े बेकसी की हालत में मैंने उनको देखा है। उनका वो कच्चा मकान, और जहाँ मैं जाके मैंने फातह ख़्वानी की है और काफ़ी लोग वहाँ आ गए, वहाँ के सरपंच साहब थे, बाकी लोग थे। तो कुल मिला के मुझे लगा कि ये जो इन गरीबों के साथ जो नाजायज़ हुआ है, इसके लिए हम डिमांड करते हैं। मैंने कल भी वहाँ डिमांड की थी और आज भी मैं ये डिमांड करूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि इसकी इंक्वायरी जो स्टार्ट की जाए वो जल्द इंक्वायरी की जाए। जैसे हमने डिमांड की थी कि भाई इसमें आप हाई कोर्ट का एक सीटिंग जज जो है उसकी सदारत में एक कमीशन बैठाएं और उसकी इंक्वायरी करें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। लोगों ने ये कहा कि अगर हमारे बच्चे मिलिटेंसी केस में कहीं भी इन्वॉल्व हों, कभी भी इन्वॉल्व हों,
अगर इससे पहले उनका कोई ट्रैक ऐसा मिले तो हमें जो भी सज़ा दी जाए हम वो सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो अगर हमारा कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अगर ऐसा कोई सबूत मिलता नहीं है और जिन लोगों ने अगर गलत किया है, उनकी गलत किलिंग हुई है, तो उन लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये लोग तो हर आदमी की डिमांड है, पूरे खिताए पीर पंजाल रजौरी पुंछ की डिमांड है, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने इस ज़मन में ये देखा कि इसमें पुलिस ने अच्छी पहल की है। मैं मुबारक करूँगा डीजीपी साहब को और आईजीपी कश्मीर को, आईजीपी जम्मू को कि उन्होंने इसमें एक अच्छा इस केस को आगे ले जाने के लिए अच्छा स्टेप उठाया। एक तो उनका डीएनए करवाया है, लेकिन डीएनए में भी अप्रीहेंशन ये रहेगा कि डीएनए यहाँ पहले भी शिकायत ये मिली हैं कि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं उसमें तब्दीली आ जाती है, तो इसके लिए भी लोगों ने अप्रीहेंशन जाहिर किया कि जो भी दो चीज़ें देखने को मिल रही। पहली ये कि सुनने में आया कि 12 तारीख को उस बच्चे ने राजौरी में अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है। जिस बच्चे ने 12वीं के इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कारकर्दगी की है। पहली बात कि उसकी जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि उसको स्टडी करनी थी, उसे पढ़ना था, उसने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया था। दूसरी चीज़ ये कि डीएनए की कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट 1 महीने तक आएगी, तो 1 महीने तक उनको डेड बॉडीज़ वापस नहीं मिलेंगी। वो चाहते हैं कि हमें डेड बॉडी वापस मिलनी चाहिए। इस चीज़ पे क्या स्टैंड रहता है आपका? जहाँ तक आपने डोमिसाइल की बात की, मैंने भी ये सुना और मैंने यहाँ कहा भी है कि बच्चे ने 12वीं में अच्छे नंबर लिए थे, वो पढ़ना भी चाहता था, अपना मकान भी बनाना चाहता था। तो ये ख्वाब उसके थे कि मैं पढ़ूंगा भी, मैं अपना मकान भी बनूंगा, मैं अपने घर को बसाऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को बसाऊंगा। तो ये तो अरमान थे उसको, इसीलिए वो मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए वहाँ गया था। और जहाँ तक डीएनए का ताल्लुक है, मैंने ये पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अच्छा स्टेप लिया है इसमें, लेकिन मैं कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उनका डीएनए हो जाए और जो उनकी डेड बॉडीज़ हैं वो लॉकिन को जो है उनको वापस की जाएँ। ये भी डिमांड वहाँ आई है। और कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि यहाँ 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पहली बात ये है कि रजौरी पुंछ के लोगों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। जब भी जहाँ भी हालात ख़राब हुए हैं और वहाँ हालात को कंट्रोल में लाने के लिए रजौरी पुंछ के चाहे वो कोई ऑफिसर हो चाहे जवान हो, उनकी खिदमत ली जाती रही हैं। आज की नहीं, आप देख लीजिए कि 92 में जब हालात ख़राब हुए तो उस वक्त मसूद चौधरी को एसएसपी श्रीनगर लगाया गया और उसके बाद आज तक जो है हमारे लोगों को वहाँ टफ़ से टफ़ असाइनमेंट दी जाती है। और सुतम ज़रीफ़ी ये है, बड़े दुख की बात यह है कि अगर हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी हो और हमारी मासूमियत का, हमारी हमदर्दी का, हमारी हुब्बुल वतनी का अगर नाजायज़ फ़ायदा को उठाने की कोशिश करेगा तो खिताए पीर पंजाल के लोग जो हैं इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैं कहूँगा कि हर घर में मातम है, हर घर जो है एक सेमा है, एक दहशत का माहौल बना हुआ है वहाँ। और इस पे जितना जल्दी राणा साहब, यहाँ पे रूलिंग पार्टी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला है। रूलिंग पार्टी के लीडर से भी मैंने काफ़ी बातचीत करने की कोशिश की है, जो कोटरंका राजौरी से कंस्टिट्यूंसी से जो रूलिंग पार्टी भाजपा के जो लीडर्स हैं, लेकिन किसी ने भी मुझसे बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया। पहली बात, पहले तो ये कहते हैं कि गुज्जर साथ नेशनलिस्ट, गुज्जर कौम के नेशनलिस्ट लोग हैं, और फिर अगर इन नेशनलिस्ट लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो इनका स्टैंड लेने के लिए भी ये पार्टी के लोग सामने नज़र नहीं आ रहे। क्या लगता है सर, इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है? देखिए, जहाँ तक नेशनलिस्ट का ताल्लुक है, यहाँ हर आदमी नेशनलिस्ट है, यहाँ हर आदमी हुब्बुल वतन है, चाहे वो गुज्जर है, पहाड़ी है, हिंदू है, मुसलमान है। सब लोग देश के साथ प्यार करते हैं। सब लोगों की कुर्बानियाँ हैं इस देश को मजबूत करने के लिए। किसी एक कम्युनिटी की, किसी एक बरादरी की कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है। सब लोग मिलके ही एक देश, एक स्टेट, एक मुल्क बनता है और सब लोगों का इसमें शामिल है। और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि रजौरी पुंछ के लोगों बिलअमूम हर बिला ज़ात पात मज़हब मिलत हर आदमी जो है हुब्बुल वतन है और उसने हुब्बुल वतनी का साथ दिया है, सबूत दिया है। अब बार बार जो है किसी से इम्तहान नहीं लिया जाता है। अब इम्तहान की जहाँ तक बात करूँगा कि हमारा सब्र जो है वो लबरेज़ हो चुका है। जितनी जल्दी हो ये बात जो है, हक़ाइक़ जो है ये सामने आने चाहिए, ये बात सामने खुल के आनी चाहिए। उन बच्चों की किलिंग हुई है, उनको बेगुनाह मारा गया है,
ये ठोस सबूत है लोगों के पास, हमारे पास भी ठोस सबूत है। और मैं यकीन से ये कहूँगा, मैं वहाँ विज़िट करके आया हूँ, मैं वहाँ देख के आया हूँ। मुझे हिंदू बरादरी के लोग भी मिले, मुझे डिफरेंट बरादरीज के लोग भी डेपुटेशन में वहाँ मिले। उन्होंने कहा कि हम लिख के देते हैं कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट इनके ख़ानदान की, किसी की, इस गांव के किसी की नहीं है इस सिलसिले में। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का तल्लक है, बीजेपी का या रूलिंग पार्टी का, उनकी केनी और कथनी में तजाद है, वो तो आपको पता ही है, वो तो दुनिया जानती है। वो तो शुरू से ही उनकी केनी और कथनी में तजाद रहा है हमेशा। और उन्होंने हमेशा जो है वो बातों का जो है वो बतंगड़ बनाते हैं और बातों का एक लोगों को जो मासूम लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करके उनसे वो पॉलिटिकली फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं। बेसिकली उनको जाना चाहिए था, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट को वहाँ जाना चाहिए था, यहाँ के पॉलिटिकल लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, जो रूलिंग पार्टी में है उनको भी वहाँ जाना चाहिए था। ये लोग नहीं गए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, नेशनलिस्ट की बात करते हैं, लेकिन अगर उनका आदमी को मर जाता है तो उसके पास नहीं जाते हैं। तो ये तो बड़े दुख की बात है। और ये कुछ पॉलिटिशियंस भी खामोश हैं, अभी तक भी खामोश हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हों, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, खामोश हैं, आवाज़ नहीं आई इस मुद्दे पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें कोई प्रोटेस्ट करना था, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके हक इंसाफ के लिए कोई बयान होना चाहिए था। लगना चाहिए था कि राजौरी के जो लीडर्स हैं वो राजौरी के आवाम के साथ हैं, वो उन लोगों के दुख सुख में है, लेकिन ऐसा कोई चेहरा अभी तक हमें नहीं दिखा है। राना साहब, क्या आपको कोई दिखा या फिर आपको भी खामोशी दिखी है? देखिए, बात यह है कि प्रोटेस्ट करना मना नहीं है, यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ नहीं है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और यहाँ मोदी जी भी और जो आपके हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं, ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए आए हैं। और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने में कहीं प्रोटेस्ट होता है, कहीं हाई पकार होता है, कहीं खुशी मनाई जाती है। ये मैं कहूँगा कि एक डर का माहौल बनाया हुआ है शायद इस सरकार ने, और ये एक दहशत का माहौल जो है, एक फियर, एक टेरर जो है पैदा किया हुआ, शायद उसका कोई नतीजा होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं पॉलिटिकल लोगों को ये कहूँगा कि भाई दो बातें नहीं चलती हैं। एक बात तो ये है कि अगर आपके दिल में डर होगा और आप सियासत करना चाहेंगे, ये दो बातें बराबर नहीं चलती हैं। जो लोग जो हैं इज़्ज़त हद तक के लिए अपनी बेसतरी से डरते हैं, तो वो मत सियासत में हिस्सा लें। जायज़ नाजायज़ की बात करें। अगर किसी के साथ जायज़ हुआ है तो आप कहें कि ये जायज़ है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो पॉलिटिकल आदमी को, एक पॉलिटिकल वर्कर को ये उसका हक बनता है, ये उसका राइट है कि वो कहे कि ये गलत है, गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। मुझे भी टेलीफोन आए थे कि आप महमद जाएं, और मैं हैरान हूँ कि मुझे एक पॉलिटिकल आदमी का भी फ़ोन आया कि आप जी मेरे एरिए में घूम रहे हैं। मैंने ये कहा कि भाई देखिए, कोई मर जाता है, किसी की फातह खाने के लिए भी आदमी नहीं आ सकता है। आप हमारे एरिया में जाते हैं तो जलसे करते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं, और हम आते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे एरिया में घूम रहे हैं। भाई आपका क्या एरिया है? आपका कौन सा एरिया है? आपके एरिया में लोग मर रहे हैं और आप उनको पूछ नहीं रहे हैं। आपके एरिया में नाजायज़ किलिंग हो रही है, आप उनको पूछ नहीं रहे हैं, और आप मुझे कहते हैं कि भाई आप क्यों आए। देखिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। आने वाले वक्त में लोग इसका हिसाब लेंगे, कौन क्या है, लोगों को इसका हिसाब लेना चाहिए। और मैं ये लोगों को भी ये कहूँगा, आवाम को भी ये कहूँगा कि आप में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, बेगैरती नहीं होनी चाहिए। आप हक को हक कहें, जायज़ को जायज़ कहें, नाजायज़ को नाजायज़ कहें। अगर कोई गलत करता है तो कहें आप गलत हैं, अगर कोई सही है तो उसको कहें आप सही है। ये पॉलिटिकल प्रोसेस में ये सब चीज़ें चलेंगी। यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है कि हम बिल्कुल जो है यहाँ कोई चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के, हम बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बगैर स्टेट का जो अमन है वो बहाल नहीं हो सकता है। यहाँ जब तक 370 वापस नहीं आएगा, ये इसका जो यहाँ माहौल ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ जब तक 35 वापस नहीं आएगा, माहौल ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा, ये हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ये कहूँगा, मैं अपील करूँगा, मैं उनको ये गुजारिश करूँगा, और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल सिस्टम से हैं। वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो एज ए पॉलिटिकल वर्कर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो उन्होंने बात कही पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने की, मैंने एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैंने समझा कि उन्होंने क्या कहा, वो क्या करना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम को बहाल करने के लिए हमारी कुर्बानी, हमारी तावन, हमारी जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, हम पॉलिटिकल प्रोसेस बहाल करने के लिए देंगे, बशर्ते ये कि हमारा स्टेटस वापस आए, 370 वापस आए, 35 वापस आए, हमारा स्टेटहुड वापस आए। हम देश की बड़ी अदालत में ये केस लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरे लीडर ने यह कहा है कि हम पॉलिटिकली भी
और लीगली भी हम इस केस को लड़ेंगे, और जब तक इंशाअल्लाह ताला हम ये अपने हकूक़ वापस नहीं लेंगे, हम चैन की नींद नहीं सोने देंगे, ना सोएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में लोग ही इसका हिसाब चुका देंगे। आपने कहा कि रूलिंग पार्टी यहाँ के कौल फेल में तजाद है, लोग समझ चुके हैं कि रूलिंग पार्टी क्या यहाँ करना चाहती है। लोग जो है आज का पॉलिटिकल जहन रखते हैं, तो मैं समझता हूँ, और मैं लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर हक़ को हक़ की नज़र से देखें, बातल को बातल की नज़र से देखें, इससे ही काम बनेगा, अदरवाइज़ सिस्टम बनने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना साहब। कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो कोटरंका किलिंग्स पे हुई, और इनका फरमाना है कि कोटरंका किलिंग्स पे आवाम जो है वो एक न एक दिन खुद ही फैसला कर देगी कि कौन उनके दुख सुख में शामिल हुआ है और कौन नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये अभी रहता है फ़िलहाल कि आप लोग जानते 16 तारीख को वो राजौरी से कश्मीर के लिए निकले थे, और 17 तारीख को वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद उनका स्विच ऑफ हो जाता है। 18 तारीख को ये इनकाउंटर भी होता है, और उस इनकाउंटर के बाद फिर 9 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट होती है, और उसके बाद जब अखबार में कुछ तस्वीरें लगाकर वो वायरल होती हैं तो फिर मालूम चलता है कि ये बच्चे राजौरी कोटरंका के रहने वाले हैं। उसके बाद ये जो मसला है ये जम्मू कश्मीर की आवाम की नज़र में आता है, और फिर इस पे आवाज़ें उठने लगी हैं। लेकिन फ़िलहाल राना साहब का भी कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सरासर कहीं ना कहीं जुल्म ज़्यादती हुई है, और हक़ इंसाफ मिलना चाहिए, बड़े पैमाने पे मिलना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू राजौरी के जो पॉलिटिशियंस हैं ये फ़िलहाल खामोश हैं। ना जाने कौन सा खौफ और डर है इनके दिलों में जो ये बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी यही गुहार रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि बराए मेहरबानी करके आप जल्द से जल्द इस मसले को सॉर्ट आउट करें और इस गरीब परिवार को हक़ इंसाफ दिलवाएं। फ़िलहाल अब देखते रहें डेली तस्कीन आमिर के साथ जम्मू से।